नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री, जो हमारा अभी मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। इसमें आज दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे 1857 के पूर्व में बिहार में आंदोलन एवं विद्रोह। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 1857 के पूर्व में मुख्यतः क्या क्या इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो सन 1767 ईस्वी से छोटा नागपुर, जो वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है, वहां के आदिवासियों ने ब्रिटिश सेना का धनुष बाण और कुल्हाड़ी से लैस होकर विद्रोह करना शुरू किया। इसका अर्थात है ये अंग्रेजों के पास उस समय आधुनिक हथियार थे। ठीक है, और जो ये आदिवासी थे इनके पास पारंपरिक हथियार थे। धनुष बाण लेकर ये चाहते थे कि अंग्रेजों को हरा दें, परंतु ऐसा संभव नहीं था। लेकिन फिर भी अपने पारंपरिक हथियार से भी अंग्रेजों को हराने में सक्षम नहीं हो पाए, फिर भी अंग्रेजों को हतोत्साहित करने में कामयाब रहे। अब देख लेते हैं, घाटशिला में सन 1773 में भयंकर विद्रोह हुआ। आदिवासियों ने दमामी बंदोबस्त के तहत 1793 ईस्वी के तहत जमीन की पैमाइश और नई जमाबंदी का घोर विरोध किया। ठीक है, मेनली यहाँ पे भूमि बंदोबस्त का था। ठीक है, 1793 ईस्वी में उसी का घोर विद्रोह किया आदिवासियों ने, क्योंकि उनका जो जंगल का जमीन था जिसपे आदिवासियों का हक था, वहां पे भी ये लोग हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों की जो नीतियां बनाई गई भूमियों से संबंधित, वहां पे भी हस्तक्षेप करने लगी। 1795 से 1800 ईस्वी के मध्य पंचायत तथा अन्य क्षेत्रों में भी विरोध होते रहे। 1771 ईस्वी, यहाँ पे ये जो क्रोनोलॉजी बताया गया ना, यही इंट्रोडक्शन है। 1771 ईस्वी के बाद से पलामू और छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और उराव जनजाति के लोगों ने भी ब्रिटिश शासन का विरोध किया। वहीं 1797 ईस्वी में तमाड़ के विद्रोहियों ने भी सन 1819-20 में रुदन और कंता, ये नाम याद रखेगा, रुदन और कंता के नेतृत्व में तमाड़ के मुंडा लोगों ने भीषण विद्रोह कर दिया। कई महीनों तक संघर्ष तथा सैनिक कार्यवाही के बाद ये लोग अंग्रेजी सरकार की गिरफ्त में आ गए। अब देख लेते हैं विस्तार से हर एक विद्रोह को। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तमार विद्रोह, जो कि 1789 से 1794 के बीच हुआ। 1789 ईस्वी में यहाँ पे मेनली 3 चीजें याद रखिएगा: डेट, प्लेस और लीडर, मतलब कि नेतृत्वकर्ता। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3 पॉइंट ज्यादा पूछा जाता है। तो 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उराव जनजाति द्वारा जमींदारों का शोषण किया जा रहा था। ठीक है, जमींदार क्या करते थे, जनजातियों को कर्ज के जाल में फंसा देते थे और उनसे कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा कार्य करवाते थे, जिसके कारण जमींदारों के शोषण से परेशान होकर जनजातियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, यह विद्रोह लगभग 1794 ईस्वी तक चलता रहा। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1809 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस बल की व्यवस्था की। ठीक है, अब देख लेते हैं चेरी विद्रोह, जो कि 1800 से 1802 ईस्वी तक चला। इसमें 1770 ईस्वी के आसपास से ही अंग्रेज पलामू के दुर्ग पर कब्जा करना चाह रहे थे, परंतु अंग्रेजों ने पलामू के चेर शासक जो थे, चेर के जो शासक थे वो थे छत्रपति राय से दुर्ग की मांग की अंग्रेजों ने, परंतु छत्रपति राय ने दुर्ग समर्पण से मना कर दिया। इससे अंग्रेजों तथा चेर शासन के बीच युद्ध हुआ और अंततः 20 फरवरी 1771 में इस दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1783 ईस्वी में अंग्रेजों के समर्थन से जूड़ामन राय शासक बन गए। अंग्रेज अपना शासक बनाए। ठीक है, जो पहले से जो शासक थे छत्रपति राय, उसको पराजित करके उसे हटा दिया और अंग्रेज अपना एक शासक बनाया, चूड़ामन राय। इसके विरुद्ध धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया और 1800 ईस्वी में चेरों के विरोध ने खुले विद्रोह का पूर्ण रूप धारण कर लिया। ठीक है, जिसमें भूषण सिंह, जो स्वयं एक चेरो थे, यह नाम याद रखेगा, भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, परंतु इसके बाद भी विद्रोह जारी रहा। अब देख लेते हैं हो विद्रोह, जो कि
1820 से 1821 ईस्वी तक चला। अंग्रेजों द्वारा संरक्षित सिंहभूम, प्लेस हमेशा याद रखिएगा, सिंहभूम जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है, वहां के राजा जगन्नाथ सिंह ने जब जनजातियों का दमन करना चाहा तब 1820 और 21 में छोटा नागपुर के हो लोगों ने जबरदस्त विद्रोह किया। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब राजा जगन्नाथ सिंह इस क्षेत्र में अपना अस्तित्व जमाना चाहते थे तो उसी का विरोध किए जनजातियों ने और उसका दमन करने का प्रयास किया गया राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा। तो यही विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने हो लोगों को बेवकूफ बनाने हेतु हो को राजा के विरुद्ध सहायता देना स्वीकार कर लिया। अंग्रेज यहाँ पे हो जनजातियों को सहायता करने का वादा किया, ठीक है, परंतु कालांतर में धोखा दे दिया। इससे वहां के हो जनजाति के लोगों और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। 1821 ईस्वी में 1 महीने तक अंग्रेजी सेना का डटकर मुकाबला किया इन जनजातियों ने और उनका मनोबल तोड़ने में कामयाब रहे। अंततः हो लोगों को मजबूर होकर अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा, क्योंकि इनके पास एक तो ज्यादा भोजन भी नहीं होता था, इन्हें काम करना होता था, जनजाति थे, बहुत ही समस्याएं थी और अंग्रेज तो प्रिल प्लान थे, ये पढ़े लिखे थे, तो उतना ये प्लानिंग नहीं कर पाते थे आगे का, तो इसलिए इन्हें मजबूरन बहुत लंबे समय तक युद्ध नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं कोल विद्रोह, जो कि 1831 से 32 ईस्वी में हुआ। 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ यह विद्रोह भारत के इतिहास में अपना एक अविस्मरणीय, मतलब कि जिसे भूला नहीं जा सकता वाला युद्ध बना लिया, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य कारण था भूमि संबंधित असंतोष। यह कारण भी याद रखिएगा, भूमि संबंधित असंतोष। वास्तव में यह मुंडा का विद्रोह था। इसमें हो, उराव एवं अन्य जनजाति के लोग भी शामिल थे। वास्तव में यह मुंडा का विद्रोह था, लेकिन इसमें और अन्य जनजाति शामिल हुए थे। हो और मुंडा लोगों पर ही परंपरागत रूप से ग्राम्य प्रशासन और लगान वसूली की जिम्मेदारी होती थी, ठीक है। हो और मुंडा लोग को ही जिम्मेदारी दिया गया था कि ग्राम प्रशासन और लगान वसूली को इन्हें ही कलेक्ट करना है, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस अंचल की जमींदारी विभिन्न राजाओं को दे दी, जिससे कि हो और मुंडा समुदाय नाराज हो गया। मेनली ये मुंडा समुदाय ही नाराज हो गया था शुरुआत में, उसके बाद फिर और जनजाति इसमें आके जुड़े। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। ये जमींदार अपने रैयतों, किसानों से अनाप शनाप कर वसूला करते थे, जिससे वहां के निवासी जो थे कोलों का असंतोष बढ़ता गया। परंतु कोल विद्रोह का तत्कालीन कारण जो था वो छोटा नागपुर के महाराजा भाई हरनाथ शाही द्वारा इनकी जमीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों को सौंप दिया जाना था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा स्थानीय कारण क्या था। अब देख लेते हैं शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी हिस्से में फैले इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो यहाँ पे थे बूधो भगत, बिंद राय, सिंह राय एवं मुर्गा मुंडा, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, बूधो भगत, बिंद राय, सिंह राय एवं मुर्गा मुंडा। तो बूधो भगत एवं उनके परिजन के साथ इस विद्रोह में यहाँ पे बूधो भगत भी मारा गया और उसके कुछ परिजन भी मारे गए और उसके साथ ही 800 से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई कोल विद्रोह में। सिंह राय और बिंद राय एवं सुरगा अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अंततः 19 मार्च 1832 ईस्वी को उन्हें अंग्रेजी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब देख लेते हैं भूमिज विद्रोह, जो कि 1832 से 33 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी सरकार ने बीरभूम क्षेत्र जो है के जमींदार पर इतना राजस्व बढ़ा दिया कि उसे चुकाकर भरण पोषण करना, मतलब कि अपने खुद खाना और परिवार को खिलाना, ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो इससे किसानों और छोटे जमींदारों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न हो गई, ठीक है। वे बाहरी साहूकारों से कर्ज में दब गए। इस संकट को समाप्त करने के लिए यह विद्रोह 1832 ईस्वी में गंगा नारायण ये नेतृत्व करता थे। गंगा नारायण भूमिज विद्रोह के नेतृत्व करता थे। भूमिज विद्रोह राजस्व बढ़ा देने के कारण हुआ था बीरभूम क्षेत्र में, ठीक है, और गंगा नारायण इसके नेतृत्व करता थे। अब देख लेते हैं संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो भागलपुर से लेकर राजमहल पहाड़ी, जो वर्तमान में झारखंड में स्थित है, के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहा है।
जमींदारों और साहूकारों के शोषण हर जगह उस समय जिसे मौका मिल रहा था आदिवासियों और जनजातियों को शोषित कर रहा था, चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो या फिर अंग्रेज हो। ठीक है, तो जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार ठेकेदारों तथा संथाल मजदूरों से बेगारी कराने के साथ साथ पुलिस या प्रशासन को कठोर कार्रवाइयां आदि संथाल विद्रोह के अनेक कारण थे। ठीक है, तो संथाल का नेतृत्व हालांकि 4 भाइयों ने किया। ठीक है, सिंधु, कान्हू, भैरवा और चांद, ये नाम याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लिखा हूं सही पर यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हुआ है तो कुछ अलग हो गया है। तो इन्होंने नेतृत्व किया, किंतु इसमें सिंधु और कान्हू ने अधिक सक्रियता दिखाई। तो याद रखिएगा, सिंधु और कान्हू ने अधिक सक्रियता दिखाई और भैरव चांद भी इसमें शामिल हुए थे। यह विद्रोह लगभग 1 साल तक जारी रहा, जिसमें अंग्रेजों की आधुनिकतम शस्त्रास्त्र मतलब कि अपडेटेड जितने भी हथियार थे वो उसका उपयोग कर रहे थे से लैस सेना के साथ संघर्ष करते हुए अनेक संथाल नेता शहीद हो गए। 1880-81 ईस्वी में संथालों ने पुनः विद्रोह किया, परंतु इस बार भी उसे दबा दिया गया, क्योंकि शुरुआत से ही इन जनजातियों के पास केवल पारंपरिक हथियार थे। ठीक है, यही एक समस्या थी, इनके पास जज्बा में कोई कमी नहीं थी। यह पारंपरिक हथियार से भी अंग्रेजों का मनोबल तोड़ने में कामयाब हुआ कितने ही बार, लेकिन इनके पास ज्यादा प्लानिंग नहीं होती थी, एक उचित नेतृत्व नहीं होता था। ठीक है, इसके कारण ये लंबे समय तक अंग्रेजों को से लड़ नहीं पाते थे। अब देख लेते हैं सरदाई लड़ाई और मुंडा विद्रोह। तो मुंडा सरदारों का आंदोलन सरदाई लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। यह सरदारी आंदोलन रांची से आरंभ हुआ और शीघ्र ही सिंहभूम में फैल गया। 1858 ईस्वी में आरंभ हुआ यह आंदोलन 30 वर्षों तक जारी रहने के बाद बिरसा मुंडा के नेतृत्व में परमान पर चढ़ा, मतलब कि बहुत तेजी से ये विद्रोह आगे बढ़ा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा कब जुटे? ये 1858 में शुरू हुआ और 1888 में यहाँ पे बिरसा मुंडा जुड़े। ठीक है, 30 वर्षों के बाद। तो बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मा सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्होंने एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा का निर्देश दिया। ठीक है, ये ईश्वर का नाम याद रखेगा, सिंह बोंगा। बिरसा की बढ़ती लोकप्रियता को ईसाई मिशनरी अपने धर्म प्रचार के मार्ग में बाधक मानने लगे, फलतः उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, परंतु 1897 ईस्वी में उसे रिहा कर दिया गया। 1898 ईस्वी में आंदोलन शुरू हो गया। 1899 ईस्वी में बिरसा ने आंदोलन का नेतृत्व करना आरंभ किया, ईसाई मिशनरियों पे आक्रमण किया। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों, जो उन्हें मानते थे, उनके बातों को सुनते थे, उनके बातों पे सहमत थे, को सरकार को लगान न देने के आदेश दिए। अपने अनुयायियों को बोल दिया कि अंग्रेजों को कोई भी लगान नहीं देना है। तो इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 1901 ईस्वी में जेल में ही हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। तो आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? जो भी जानते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं। आप देख लेते हैं उलगुलान विद्रोह। 1895 से 1900 के बीच हुए जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और व्यापक था मुंडा विद्रोह। ब्रिटिश प्रशासन तथा जमींदार साहूकार शोषण के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने रांची, सिंहभूम, खूंटी, तामर आदि क्षेत्रों में सशस्त्र या उग्र प्रतिरोध किया था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई इसी प्रबल प्रतिरोध को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह और उलगुलान विद्रोह लगभग एक ही था। ठीक है, क्योंकि उसका नेतृत्व दोनों बिरसा मुंडा ने ही किया था और ब्रिटिश प्रशासन और जमींदार साहूकारों के शोषण के विरुद्ध ही किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं सफा होड़ आंदोलन। ये 1870 ईस्वी में इस आंदोलन के जन्मदाता जो थे, ये थे बाबा भागीरथ मांझी। ये लीडर को याद रखेगा। तो सफा होड़ आंदोलन का स्वरूप जो था धार्मिक था, परंतु उसका जो लक्ष्य था वो राजनीतिक था। आंदोलनकारी राम नाम का हमेशा जाप करते थे, ये एक सबसे मुख्य बात थी इस आंदोलन में। सफा होड़ आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे वे राम नाम का हमेशा जाप करते थे। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जब से उनके राम नाम जाप एवं अन्य धार्मिक विश्वासों पर पाबंदी लगा दी गई, तब से
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनका विरोध बढ़ता गया। कालांतर में सफा होड़ आंदोलन के नेता लाल हेम्ब्रम, ये नाम याद रखेगा, लाल हेम्ब्रम तथा पैका मुर्मू को डाकू घोषित कर दिया गया। ठीक है, नाम क्या है? लाल हेम्ब्रम तथा पैका मुर्मू। लाल हेम्ब्रम ने आजाद हिंद फौज के अनुरूप संथाल परगना में देशोद्धारक, ये नाम याद रखेगा, देशोद्धारक दल का गठन कौन किया था? तो लाल हेम्ब्रम। ठीक है, सन 1945 ईस्वी में लाल हेम्ब्रम ने महात्मा गांधी के आदेश पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन साक्ष्य की कमी में के कारण लाल हेम्ब्रम को 1946 ईस्वी में रिहा कर दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन का शुभारंभ जो है 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के, ये नाम पूरा याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के नाबा टोली ग्राम से हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नया धार्मिक आंदोलन उरांव द्वारा आरंभ किया गया। याद रखिएगा, धार्मिक आंदोलन उरांव द्वारा, उरांव जनजाति, ठीक है, जिसे कुरुख धर्म या कुरुखों का धर्म कहा जाता है। जतरा भगत, ये नाम याद रखिएगा, जतरा भगत। ठीक है, तो जतरा भगत जो थे इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ताना भगत आंदोलन बिहार की जनजातियों का राष्ट्रीय आंदोलन की धारा में आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक उदाहरण है। मूलतः यह आंदोलन भी जमींदारों, प्रशासनों तथा दिको, जो बाहरी लोग होते हैं, मेनली जो आदिवासी होते हैं ना, वे बाहरी लोगों को कहते हैं दीकू। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दीकुओं के अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। जमींदारों, प्रशासन तथा दीकुओं के अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने मूलतः आंदोलन किया, ताना भगत आंदोलन। किंतु उनमें हिंसात्मक संघर्ष के बदले संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया। मतलब कि जो भी संवैधानिक रूल रेगुलेशन के अनुसार नियम संगत, ठीक है, ये आंदोलनकारी कांग्रेस के कार्यक्रम और गांधी जी के सिद्धांतों से भी प्रभावित थे। इन्होंने खादी का प्रचार किया तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का विरोध किया। यह भी याद रखिएगा कि यहाँ पे मुख्य बात है कि खादी का प्रचार किया। इसकी मुख्य मांगे क्या थी? तो स्वशासन का अधिकार, कि इनके अपने जो भी छोटे से राज्य में ये शासन करना चाहते हैं, इन्हें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। वहीं ब्रिटिशरों को ये लगान नहीं देना चाहते, तो लगान का बहिष्कार किया। तथा मनुष्य से समानता, वो बोलते थे कि जो भी ब्रिटिशर्स या फिर साहूकार लोग थे, इनसे जातीय, नस्लीय, धार्मिक अनेक प्रकार का जो विसंगतियां थी, भेदभाव था, उसे नहीं चाहते थे। ठीक है, 1919 ईस्वी तक इस आंदोलन का बृहद स्तर पर प्रसार हो चुका था। असहयोग आंदोलन के समय ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी इसमें भाग लिया और मदिरा त्याग, मतलब कि शराब नहीं पीना, मदिरा के दुकानों पर धरना आदि कार्यक्रम को भी समर्थन किया। तो ये भी याद रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन में भी बहुत सहयोग किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये आंदोलनकारी काफी सक्रिय रहे। तो ये तीनों में थे। याद रखिएगा, जो ताना भगत थे, ताना भगत आंदोलन जो था वो था असहयोग में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तीनों में था, तीनों याद रखिएगा। तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं कृष्ण बल्लभ सहाय को वे अपना मार्गदर्शक मानते थे। तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं कृष्ण बल्लभ सहाय को वे अपना मार्गदर्शक मानते रहे। शिबू, माया देविया आदि इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये थे आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पार्ट। ठीक है, कल हम लोग पूरा का पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन पढ़ लेंगे और बिहार, ठीक है, जिसमें 1857 से लेकर 1947 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस का कुछ टॉपिक बचेगा। तो कल चाहे 1 घंटे का लेक्चर हो या 1.5 घंटे का, पूरा एक साथ मैं चाह रहा हूं खत्म करूं, जिससे कि रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।